भाई राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान में एक तो आपकी फूलों की घाटी थी और एक आपकी कौन है, नंदा देवी है। अब दोनों की दोनों किसकी हैं, 82 की हैं। दोनों की दोनों किसकी होंगी आप लोगों की, 1982 की हैं। वो चल रही है, इसमें देखिए हरी लाइन शायद चल नहीं रही, चल रही तो ठीक है। चलो फिर, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। नंदा देवी में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखो इससे पहले बात कर रहे थे कि फूलों की घाटी थी ना, तो फूलों की घाटी या नंदा देवी दोनों राष्ट्रीय उद्यान और दोनों किसके हैं, 1982 के। क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा कब का, 1982 का। क्योंकि फूलों को हमने ऐसे याद रखा था कि भाई फूल क्या हो गए थे, बासी थे, तब जाके उन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। 2005 में क्या हुआ था, विश्व विरासत में शामिल किया गया था ना यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम ये कहते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तो नंदा को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नंदा देवी राज जात यात्रा है वो भी चमोली से निकलती है। नंदा देवी पर्वत जो है वो भी किसका है, चमोली का है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो किसका होगा, चमोली का होगा। तो पहली कंडीशन तो ये रहती है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चमोली का। जिसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आएगा आपका जोशीमठ। जिनका याद नहीं वो लिख लेना, इसका मुख्यालय क्या है आपका, जोशीमठ है। अभी हालांकि जोशीमठ पर अलग से टॉपिक चलेगा, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, जोविस मठ कहा जाता था, ठीक है ना। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ एक मठ की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या था, जोविस मठ था, ठीक। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था नंदा देवी को, 1988। तो देखो दो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान दो हैं, दोनों की स्थापना 1982 है। दोनों क्या है, विश्व विरासत में शामिल है भाई। एक 5 का और 1 कितना है, 1988 का है। क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर है। पहले इसका नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापना हुई थी, यानी कि उससे भी पहले संजय गांधी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। और अभी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि इससे पहले क्या कहते थे, संजय गांधी के नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं, एक यहाँ आता है केदार वन्यजीव विहार। देखो इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना भाई। इसमें क्या याद रखना, सबसे पहले बात कर रहे थे हम किसकी, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के साथ में राष्ट्रीय उद्यान है, दो राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों किस में है, विश्व विरासत में है। तो पहला अगर हम बात करें, फूलों की घाटी 2005 में विश्व विरासत में था, लेकिन अगर उसकी स्थापना पूछ रहे थे तो कितना था, 1982 था। तो नंदा देवी तो 1982 है। राजधानी का मतलब देखो, इसका मुख्यालय का मतलब ये है कि जो संचालन होता है वो किससे, आपका जोशीमठ से है। उसके बाद में अगर हम ये कह रहे हैं कि विश्व विरासत में शामिल किया गया है, तो 1900 कितना है आप लोगों का, 88 है। 624 वर्ग किलोमीटर क्या है इस लोग, इसका क्षेत्रफल है। तो इसके बाद चलते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार। देखो जबकि केदारनाथ भगवान का मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़, सॉरी रुद्रप्रयाग का है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का क्या है, केदारनाथ वन्यजीव विहार किसका है, चमोली का है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि केदारनाथ वन्यजीव विहार किसका है, आपका चमोली का। जबकि केदारनाथ जो भगवान है उनका मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग का है, ठीक है ना। अभी वैसे तो देखो ये कह सकते हैं कि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि केदारनाथ वन्यजीव विहार किसका है, केदारनाथ। जबकि किसका था, केवल केदारनाथ किसका है, रुद्रप्रयाग का, उससे भी आ रख सकते हैं। और केदारनाथ वन्यजीव विहार तो चमोली प्लस कौन है आपका, रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन है आपका, रुद्रप्रयाग। क्योंकि प्रयाग का मतलब क्या होता है, दो नदियों का संगम। यहाँ दो नदियाँ बहती हैं, एक कौन सी है, नंदा, एक है आपकी मंदाकिनी और एक कौन है आपकी, अलकनंदा तो है ही, क्योंकि ये भी पवित्र पंचप्रयाग में आता है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार दो डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है, एक चमोली और एक क्या है आप लोगों का, रुद्रप्रयाग है। स्थापना कब की है, तो देखो जब दो व्यक्ति होंगे तो बात करेंगे तो ऐसे याद रख लो,
72 है। भाई 2 व्यक्ति का मतलब एक चमोली और एक रुद्रप्रयाग है, तो आप ऐसे भी आ रख सकते हैं कि कब का है ये आप लोगों का 1972 का है, ठीक है ना। अब राज्य का सबसे बड़ा क्या है, ये आपका वन्यजीव विहार है। देखो आप ऐसे भी आ रख सकते हैं कि भाई केदारनाथ भगवान है, अब फिर बड़ा है तो 2 डिस्ट्रिक्टों में है ना, बड़ा है तो 2 डिस्ट्रिक्टों में ऐसे आ रख लो कि भाई जब बड़ा है जब भी तो क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा है, और उसका क्षेत्रफल है 667 वर्ग किलोमीटर। 600 आपका कितना है, 67 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 667 967 667 नहीं 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अभी देखो आप लोग ये कह रहे होंगे कि इससे पहले क्षेत्रफल तो ज़्यादा होते, लेकिन वहाँ देखो राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, वन्य जीव विहार है। तो अगर ये पूछता उत्तराखंड के वन्य जीव विहार में सबसे जो बड़ा वन्य जीव विहार है वो कौन सा है, केदारनाथ है। ऐसे आ रख लो भाई 2 जनपदों में है। अब 2 जनपदों में है तो जैसे बात करते हो तो 1972 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और या ऐसे भी आ रख सकते हैं भाई केदारनाथ जो है, देखो अगर इसे देखते हैं तो सबका काम 67 कर देता है ना, सेट कर देता है, तो ऐसे आ रख लो भाई सबका काम क्या हो जाता है, सेट कर देता है। तो यहाँ क्या है 967 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चमोली के आप लोगों के बुग्याल के, तो हेडिंग डालना चमोली के बुग्याल। अभी पहली कंडीशन होती है कि जो बुग्याल है वो क्या है आप लोगों के, हाँ बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि जो बुग्याल है मोस्टली किस हिमालय में पाए जाते हैं। यानी कि उसने ये पूछा है कि जो बुग्याल हैं वो मुख्यतः किस हिमालय में पाए जाते हैं। तो आपको पता है हिमालय के 3 भाग है, शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय और वृहद हिमालय। वृहद हिमालय मतलब पर्वतों की चोटियाँ हैं, और जो बुग्याल होते हैं वो होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ऐसी जलवायु होनी चाहिए जहाँ पर ठंडा भी हो और गर्म भी हो, क्योंकि बुग्याल तब निकलते हैं जब बर्फ़ पिघलने के बाद घास उगता है। तो एक ऋतु में वहाँ बर्फ़ पिघलेगा और एक ऋतु में वहाँ क्या निकलेंगे, घास के मैदान। और ऐसी कंडीशन होती है तलहटियों में। और अगर ऊंचाई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो क्षेत्र किस में पड़ता है, मध्य हिमालय, क्योंकि वृहद हिमालय जो है सारी कितनी है, ऊंची चोटियाँ हैं, और ऊंची चोटियों में भी वो हमेशा जमा रहता है, बर्फ़ सबसे अधिक रहती है ना। तो अगर कहता है कि देखो मुख्यतः बुग्याल, वैसे क्योंकि चमोली को अगर आप देख रहे हैं, चमोली मध्य हिमालय में भी है और चमोली वृहद हिमालय में भी है। ऐसे रुद्रप्रयाग वृहद में भी है, मध्य में भी है, उत्तरकाशी वृहद में भी है और मध्य में भी है। क्योंकि आप ऐसे आ रख सकते हैं, मध्य हिमालय में सभी आते हैं ना, सभी जनपद आते हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, जो मध्य हिमालय है हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी का लगभग कुछ ना कुछ हिस्सा आता ही आता है। तो सबसे अधिक जो बुग्याल हैं वो सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे, मध्य हिमालय। लेकिन हम बात करें केवल चमोली की, तो चमोली के जो बुग्याल हैं आप ऐसे आ रख सकते हैं। देखो जैसे तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, चमोली है तो इसका सबसे पहले क्या है, एक तो आपका पुंग है, पुंग या पंगा याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सबसे पहले क्या है आपका पुंग है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा हो सबसे अधिक जो बाढ़ आती है वो ग्लेशियरों के टूटने के कारण आती है ना। भाई सबसे अधिक जो बाढ़ आएंगी वो किसके कारण आती हैं, ग्लेशियरों के। तो आप ऐसे याद रख लो कि ग्लेशियरों में जो चमोली के ग्लेशियर हैं सबसे अधिक पंगा करते हैं। अब ये कौन है सबसे अधिक पंगा करने वाले, अभी देखना बाढ़ सबसे ज़्यादा इन्हीं में आ रही है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा इस साल में 2 से 3 बार बाढ़ आई है, ठीक है ना, अलकनंदा नदी में। लेकिन आई किसके कारण, आई तो अलकनंदा में ना, और आई भी चमोली से ही है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी बाढ़ आई हैं, वैसे तो देखो केदारनाथ की सबसे बड़ी बाढ़ की घटना थी, ठीक है ना, और केदारनाथ की बाढ़ घटना हुई थी मंदाकिनी, और वो है डिस्ट्रिक्ट आपका रुद्रप्रयाग। चोराबाड़ी ग्लेशियर था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल चमोली की। तो आप ऐसे आ रख सकते हैं कि जो चमोली के आप लोगों के क्या होते हैं, बुग्याल हैं, वो सबसे अधिक क्या, हालांकि ग्लेशियर क्या करते हैं सबसे अधिक वो करते हैं। तो आप ऐसे आ लो चमोली के जो बुग्याल हैं सबसे अधिक क्या करते हैं, पंगा करते हैं। भाई ऐसे याद रह जाएगा, एक ही शब्द याद रखना, एक तो याद रखना है कि चमोली के जो बुग्याल हैं वो सबसे अधिक पंगा करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि घास के मैदान कब उगते हैं, अभी देखना चमासा चलेगा ना, जिसे आप चमासा कहते हैं, वर्षा ऋतु मतलब। तो आप ऐसे याद रख सकते। दूसरी कंडीशन याद रखें, चमोली में जो घास के मैदान है ना वो सबसे ज़्यादा चमासे में उगते हैं। अब चमासा भी ऐसा ही ना, देखो कभी तो सर्दी होती है और कभी गर्मी होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना अभी कौन सा महीना चल रहा है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, भादवा। ये कहते हैं ना भादवे की जो गर्मी है वो बहुत खतरनाक हो ना,
ठीक है ना। भादवा नहीं चला, अगस्त में चलता है। तो फिर अगस्त में गर्मी कहाँ होगी? अगस्त में तो गर्मी नहीं होती, भादवे की गर्मी होती है ना, ये जेठ की गर्मी होती है। चलो छोड़ो अभी भादवा और जेठ। लेकिन आपको ये पता है ना कि घास सबसे अधिक चमासा, चमासा मतलब वर्षा ऋतु। दो चीज़ याद रखनी है, एक तो आप क्या याद रखोगे कि चमोली के जो बुग्याल हैं वो क्या करते हैं, पंगा सबसे अधिक करते हैं। बुग्याल की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर टूटेंगे तो फिर बुग्याल बनेंगे, क्योंकि हमने कहा कि पहाड़ क्या बर्फ़ पिघलने के बाद बुग्याल बनते हैं। तो पंगा करने वाले कौन हैं? बुग्याल चमोली के हैं। अभी पंगा करेंगे। यहाँ बुग्याल जो उगते हैं वो किस ऋतु में उगते हैं? आप ऐसे याद रखें, चमासे में। चमासा मतलब चौमासा। अब इनसे सारे याद हो जाएंगे। अभी देखो जो लोग, आप लोगों का क्या होते हैं, जो लोग, या आप ये करें, पंगा कौन करते हैं? जो बद होते हैं ना। पंगा कौन करेंगे? जो बद होंगे। अभी यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ रखा कि पहला तो था पंगा करने वाले मतलब पंगु है, और जो बद होंगे तो बद मतलब बेदनी बुग्याल है ना। अभी एक और कंडीशन याद रखेंगे कि बड़े बद हैं। बड़े बद का मतलब है सबसे बड़ा बुग्याल अगर पूछा जाता है तो कौन है? बेदनी बुग्याल है। तो आप लोगों को क्या याद रख रहे हैं? सबसे पहली कंडीशन में हमने याद रखा है कि चमोली के जो बुग्याल हैं वो कौन है? बद हैं। या तो आप बद याद रख लो, और बद हैं तो बड़े वाले बद हैं, और बड़े बद हैं तो बेदनी बुग्याल, बद से बेदनी बुग्याल याद रख सकते हैं। अभी जो बद होंगे वही पंगा करते हैं ना। अब जो बद होंगे वो सबसे ज़्यादा पंगा करते हैं, तो यहाँ पुंगू भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों की आपने देखा होगा कि जो बदी करते हैं सबसे अधिक, वो आपने देखा होगा जब ग्रस्त जीवन में आ जाता है तो पंगा नहीं करेगा ना। ठीक है ना। तो कंवारे जो होते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कंवारी। कंवारी जो बुग्याल है ये किसका है? चमोली का है। तो आप ऐसे याद रख रहे थे भाई, बद हैं तो पंगा करेंगे, और पंगा कौन करते हैं? जो कंवारे होते हैं। तो कंवारी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन रहती है, हर समय पहने रहते हैं, लड़ाई करने को हर समय पहने रहते हैं। तो एक और याद रखेंगे जिसका नाम है पन्नार। अभी पन्नार को पहने याद रख लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हर समय क्या रहते हैं? पहने रहते हैं। तो इसे क्या याद रखेंगे आप लोगों का? पन्नार याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर पंगे को याद रखते हैं कि चमोली के जो बुग्याल हैं वो या तो बद याद रख लो, बद होंगे तो पंगा करेंगे तो पंगु हैं। ठीक है ना। अभी बद होंगे तो बेदनी है, और बेदनी है तो सबसे बड़े वाले बद हैं, क्योंकि चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। उसके बाद हमने कहा बदी कौन करते हैं? जो कंवारे होते हैं। और जो कंवारे होंगे यानी कि कंवारी है, तो उसके बाद क्या वो हर समय पाने रहते हैं ना लड़ाई के लिए। तो एक और याद रख सकते हैं, पन्नार। अब बात करते हैं, हमने कहा था दूसरी कंडीशन, हमने कहा था कि आप इनके बुग्यालों के साथ में ये याद रखेंगे कि जो यहाँ बुग्याल उगते हैं वो चमासे में उगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक आता है आपका चौमासी। चौमासी, वैसे बुग्याल का नाम तो चौमासी है, लेकिन चौमासी को आप चमासा याद रखना, चौमासा। वैसे चौमासा मतलब क्या होता है? हाँ, वैसे चमासा कहते हैं ना, चमासा हमारे यहाँ कहते हैं किसे? वर्षा ऋतु को। तो चौमासा का मतलब है वर्षा ऋतु, याद रख सकते हैं। अभी देखो हमने कहा कि भाई वर्षा ऋतु है, वर्षा में सबसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर जैसे जाते हैं तो ओले ज़्यादा पड़ते हैं ना, नीचे ओले कम पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा ज़्यादा होने की वजह से। या आप ऐसे याद रख लो कि बारिश में चमासे में ओले तो पड़ते हैं ना। अब चमासा किसका है? तो यहाँ चौमासी है। चौमासी के बाद कौन है? ओली बुग्याल है। ओली को ओले याद रख रहे हैं ना। ओले किस में पड़ेंगे? चमासे में। ओले किस में पड़ेंगे? चमासे में। और ओले गुरसो बुग्याल है। इसका पूरा नाम क्या है? ओली गुरसो बुग्याल है। ठीक है ना। या ओली याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओली से यहाँ एक हिम क्रीड़ा क्षेत्र भी है। हिम क्रीड़ा का मतलब है बर्फ़ पर जहाँ पर खेल होते हैं, वो भी किसका है? ओली का है। ठीक है ना। अभी देखो चमासा हो गया। चमासे में हमने कहा कि भाई बद वाले याद हो गए। उसके बाद चमासा चल रहा है। चमासे में क्या होंगे? देखो सबसे पहली कंडीशन ये हमने कहा था भाई, जब चमासा यानी कि वर्षा ऋतु होगी तो यहाँ क्या होंगे? वन उगेंगे ना, क्योंकि अभी देख लो पेड़ पौधों पर पत्ते नहीं हैं, लेकिन जैसे वर्षा ऋतु होगी जिस पर कभी पत्ते नहीं आए उस पर भी पत्ते आ जाएंगे। ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर सब पर पत्ते आ जाए तो बाहर आ गई ना,
पत्ते का मतलब पेड़ पौधों के लिए तो धन है ना, वो पेड़ पौधों के लिए धन है अगर पत्ते आते हैं उनके पास में। और आप लोगों का धन क्या चाहिए? लक्ष्मी। तो यहाँ आप ऐसे आ रख सकते हैं, यहाँ एक नाम है लक्ष्मी वन। क्या है? लक्ष्मी वन है। और लक्ष्मी वन जो बुग्याल है वो किसका है? चमोली का है, क्योंकि चमोली को हमने चौमासे से याद रखा और चौमासे में जो वन उग रहे हैं, पत्ते आ गए तो धन आ गया, धन आ गया तो लक्ष्मी आ गई और लक्ष्मी वन हो गए। ठीक है ना। अभी फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो चलो लक्ष्मी वन तो है, उनके साथ में घास भी तो उगेगा, और घास उगेगा तो घासतोली है, तो घास उगेगा तो कौन होगा आप लोगों का? घासतोली है। ठीक है ना। अब उसके बाद आपने देखा होगा जब भरा भरा होगा तो चित्र बनाने की बात होती है ना भाई। चित्र में जब बनाते हैं तो वहाँ आप लोग ऐसे ही कुछ दृश्य दिखाते हैं, नदी जा रही होती है। तो यहाँ एक और है जिसका नाम है चित्रकांडा, चित्रकांठा, कांठा। एक और है आपका चित्रकांठा। ये चित्रकांडा ही याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा चित्र जब भी तो बनेगा जब फूल भी होने चाहिए। फूलों की घाटी किसकी थी? चमोली की। देखो हमने कहा अच्छा चित्र जब बनेगा फूल भी होने चाहिए, तो फूलों की घाटी भी है। अच्छा चित्र कब बनेगा? जब हरे भरे होंगे तो लक्ष्मी वन होंगे ना। ठीक है ना। अब हरे भरे होंगे, लक्ष्मी वन होंगे, घासतोली, नीचे घास भी बनाते हैं चित्रों में। ठीक है ना। तो यहाँ देखना याद होगे ना। अब चमासा और क्या याद रखा आपने कि बद हैं किसके? बुग्याल, चमोली के। ठीक है ना। अब जो घास उगते हैं, वैसे तो बस एक और याद रखते हैं कि इनमें आप ये रखो याद, या ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे घास उग गए, अभी पेड़ उग गए, अब घास और पेड़ उगेंगे तो बाग जैसे दिखाई देंगे ना। ठीक है ना। बाग जैसे दिखाई देंगे तो यहाँ एक और आएगा जिसका नाम क्या है? बगजी है। तो बगजी बुग्याल किसका है? ये भी चमोली का है। घास उगे हैं, पेड़ उगे हैं तो एक बाग बन गया, और बाग बना है तो बगजी बुग्याल है। अभी देखना याद होगे। अभी देखो कितने बुग्याल हुए याद। सबसे पहले हमने बुग्यालों को केवल ये याद रखा है, ये बद हैं तो बेदनी है, बेदनी है तो पंगा करेंगे तो 2 हैं, कंवारे लोग पंगा करते हैं तो 3 हैं, हर समय पाने रहते हैं तो 4 हैं, चमासा बरसेगा तो 5 हैं, उसके बाद आपका 6 हैं ओली। भाई चमासे में बारिश पड़ेगी तो ओली होगा। अब वन उगेंगे तो लक्ष्मी होंगी ना, लक्ष्मी वन होगा। उसके बाद घास भी उगेगा, उसके बाद चित्र अच्छा बनेगा, उसके बाद आप लोगों का बाग बन जाएगा। तो कितने हो गए? 10। अब 2 चीज़ों से आपके 10 बुग्याल याद हैं। ठीक है ना। अभी इसके बाद देखो हमारे यहाँ हम ये कह रहे थे कि जो चमोली के जो बुग्याल हैं 10 तो ये हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ बुग्याल हैं, लेकिन उन्हें आप लोग अपने नाम से ही बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ रुद्रनाथ का मंदिर कहाँ है, तो रुद्रनाथ का मंदिर गोपेश्वर पढ़ रहे थे, और गोपेश्वर किस में पढ़ रहे थे? चमोली में। तो रुद्रनाथ ग्लेशियर कहाँ होगा? रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ होगा? चमोली में। तो रुद्रनाथ की लिखने की ज़रूरत है नहीं। रुद्रनाथ जो बुग्याल है वो किसका है? चमोली का, क्योंकि रुद्रनाथ का मंदिर किसका है? चमोली का। अब रुद्रनाथ गोपेश्वर है तो रुद्रनाथ जो बुग्याल है वो भी किसका है? चमोली है। इसके बाद आप ऐसे आ सकते हैं कि देखो जो रुद्र होते हैं ना, रुद्रनाथ, ठीक है ना। अब रुद्र किसे कहते हैं? गुस्से वाला। अब गुस्से वाले आप लोगों ने आदमी देखे होंगे कि उन्हें कुछ भी कह दो हर टाइम जले भुने रहते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, हर टाइम जले भुने रहते हैं ना। अब जले भुने रहेंगे तो जेली सेरा है, जली सेरा बुग्याल भी है। अब जली सेरा को हमने कैसे याद रखा? रुद्र से। जिन्हें गुस्सा आता है वो हमेशा जले फूके रहते हैं, तो जली सेरा याद रख सकते हैं। ठीक है ना। जली सेरा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि यहाँ 2 और बुग्याल हैं। एक का नाम है आपका भेटी और कोरा खर्क। एक और है आपका भेटी और दूसरा क्या है? कोरा खर्क है। और कोरा खर्क के बाद एक और है जिसका नाम है केला बुग्याल। और ये बद्रीनाथ के चारों ओर है। इसकी ये विशेषता है, जो केला बुग्याल है ये क्या है? बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। आप भेटी को ऐसे याद रख लो भाई, जो जल फूकते हैं वो भट्टी जैसे हो जाते हैं, तो भेटी भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग से जो याद रखने हैं वो क्या है? आप लोगों का कोरा खर्क याद रखने हैं। ये देखो कोरा खर्क भी याद रह जाएगा। जो बद होते हैं ना वो कोरे बद होते हैं। जो बद होंगे वो कैसे बद होंगे? वो कोरे बद होते हैं। कहते हैं भाई ये कोरा बद है तो कोरा खर्क भी है। ठीक है ना। बद है तो
बेदनी है, और बेदनी है तो बड़े वाले बद्ध थे, तो सबसे बड़ा बुग्यालों में कौन है आपका? बेदनी बुग्याल है। उसके बाद केला जो बुग्याल है ये किसके चारों ओर है? बद्रीनाथ के चारों ओर, मंदिर के जो चारों ओर बुग्याल है उसका नाम क्या है? केला बुग्याल है। ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं चमोली के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। ग्लेशियर तो हो गए थे ना इसके, राजधानी गैरसैंण भी हो गए थे। चलो चमोली के जो आप लोग के, देखो यहाँ हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले कंडीशन क्या थी, यहीं से चलते हैं जहाँ चल रहे थे। हम बात कर रहे थे इससे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय वो कहाँ है? जोशीमठ है। ऐसे पढ़ रहे थे ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की। देखो मठ का मतलब ये है कि मठ होते रहने के स्थल होते थे। ठीक है ना। पहले जो जैसे बौद्ध भिक्षुक हैं, बौद्ध भिक्षुक जहाँ पर रहते थे वो मठों में रहते थे, क्योंकि वहाँ एक उपासक हुए हैं और एक भिक्षुक हुए हैं। तो यहाँ आप ऐसे आ रख सकते हैं, देखो मठ मतलब रहने का स्थान है, ये बाद में बना है। वैसे मठ की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, और आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठ बनाए हैं? 4। तो ऐसे आते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में उत्तराखंड में जो मठ है वो कहाँ पर है? तो वो कौन है आपका? जोशीमठ में। इसे कहा था जोविस मठ। जोविस मठ या ज्योतिष मठ कहा जाता था, या ज्योतिर्मठ कहा जाता था, तीनों नाम एक ही हैं। ज्योतिर्मठ हो, जोविस मठ हो, या इसी का अपभ्रंश क्या हो गया अब? जोशीमठ हो गया। तो मठ बनाया था किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। हालांकि ये इससे पहले अगर बात करते हैं तो जो आपके कत्यूरी शासक थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि कत्यूरियों की पहली जो राजधानी वो क्या थी? जोशीमठ थी। उसके बाद कहाँ ले गए थे? वो कत्यूर घाटी ले गए थे ना। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर इसका इतिहास देखते हैं जोशीमठ का, तो यहाँ पर आपके कत्यूरी शासकों की क्या थी? ये राजधानी थी। अब कत्यूरी शासकों की राजधानी थी, इसके कारण इसे कार्तिकेयपुर नगर कहा जाता था। तो पहले इसका नाम क्या था? कार्तिकेयपुर नगर था। कार्तिकेयपुर नगर। या आपको ये यहाँ से ऐसे ही आएगा कि जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? कार्तिकेयपुर था। आप ऐसे आ रख रहे हैं कि जोशीमठ, ये जो आप लोगों का क्या कत्यूरियों की राजधानी थी ना, अब कत्यूरियों की राजधानी होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कार्तिकेयपुर नगर भी कहा जाता था। हालांकि देखो आदि गुरु शंकराचार्य आए यहाँ पर। आदि गुरु शंकराचार्य का मतलब है कि आदि का मतलब होता है पहले। भारत में जो शैव संप्रदाय चल रहा है इसकी शुरुआत हो रखी है दक्षिण भारत से, और जो आपके आदि गुरु शंकराचार्य ये भी कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। अब ये ऐसा दिखाया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी। अब तपस्या के दौरान इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो पहले रहने के लिए करेगा। अब कोई भी भाई देखो बाहर से अगर कोई गुरु आ रहा है तो ये क्या कहेंगे? भाई ज्योतिषी है। तो बाहर से व्यक्ति आ रहा था तो इसलिए ज्योतिर्मठ कह रहे थे। रहने का स्थान क्या था? भाई ज्योतिष मठ है, कोई ज्योतिष रहता है उसका रहने का स्थान है, तो ऐसे ही तो कह सकते हैं कि कौन है? ज्योतिर्मठ है। जैसे ही उसकी साधना पूर्ण हुई तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे ही वहाँ एक देवी प्रकट हुई थी जिसका नाम था पूर्णागिरि। श्री पूर्णागिरि नहीं है, क्योंकि श्री लगाएंगे तो श्री लगाएंगे किस में जाएगा? श्री पूर्णागिरि अगर आता है तो चंपावत पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? पूर्णागिरि मंदिर है। ठीक है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी आ रख सकते हैं कि इस क्षेत्र पर क्या है? एक पूर्णागिरि का जो क्या है? देवी मंदिर है। ठीक है ना। श्री नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, खाली पूर्णागिरि है। और दोनों की जो स्थापना की है किसकी? दोनों का मतलब है जोशीमठ और पूर्णागिरि देवी मंदिर की स्थापना की गई। तो दोनों की किसने की? आदि गुरु शंकराचार्य। क्योंकि हम ऐसे आ रख रहे थे भाई मठ हैं तो सबसे पहले रहने वाले कौन हैं? एक क्या है? ज्योतिषी हैं। तो ज्योतिष है तो जोविस मठ है, और जैसे साधना पूरी हुई तो पूर्णागिरि देवी का मंदिर बना दिया। ऐसे आ रख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ से ये पूछा गया है कि जो आप लोगों के आदि गुरु शंकराचार्य हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो अब ये सहतूत, और सहतूत को क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं कल्प वृक्ष, क्योंकि यहाँ अभी भी एक विशाल कल्प वृक्ष है। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य को सहतूत के पेड़ के नीचे क्या हुआ था? जिसे तूतड़ी कहते हैं। ठीक है ना। गाँव की भाषा में क्या कहते हैं? तूतड़ी। ठीक है ना। और उसकी क्या बनती है? कमची, जिसकी आप लोगों को आजकल जरूरत है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? सहतूत के पेड़ के नीचे क्या होती है? ज्ञान की
प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। अभी देखो जोशीमठ में एक मंदिर है जिसका नाम है नरसिंह देव का। अब नरसिंह मंदिर किसका पर्यायवाची है? नरसिंह। नरसिंह किसे कहते हैं? विष्णु कहते हैं किसी और को? विष्णु का अवतार है नरसिंह। तो आप ऐसे आ सकते हैं, देखो बद्रीनाथ किसका है? भगवान शिव है या विष्णु है? बद्रीनाथ भगवान विष्णु है, क्योंकि हमने उसे कहा था ये विशाल बद्री के नाम से जानी जाती है, तो विष्णु है। अब विष्णु की पूजा होगी विष्णु में। अब बद्रीनाथ के जब शीतकालीन कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं, तो उनकी पूजा कहाँ होगी? गोपेश्वर। अभी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो इसमें ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो कहाँ होती है? आपकी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। ठीक है ना। अब नरसिंह मंदिर याद हो गया कि नरसिंह किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का है। या आप ऐसे आ रख लो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपसे ये तो पूछा है नरसिंह मंदिर स्थित है, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट देगा या आपको फिर प्रॉपर जगह देगा। तो प्रॉपर जगह देता है तो नरसिंह मंदिर मतलब जोशीमठ है। ठीक है ना। अभी देखो आदि गुरु शंकराचार्य के साथ में एक और व्यक्ति भी दिखाए गए हैं जिनका नाम क्या था? ट्रोक्टाचार्य। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था? ट्रोटकाचार्य। या आप याद रख सकते हैं शंकराचार्य है ना, एक कौन है आपके? आदि गुरु शंकराचार्य चले। आदि का मतलब है पहले आने वाले, और शंकराचार्य हैं तो शंकर याद रख सकते हैं। तो देखो यहाँ दो व्यक्ति थे, एक का नाम क्या है? ट्रोटकाचार्य है, और दूसरे का नाम क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य। ऐसे याद रख लो ना, ज्योतिष टोटके करते हैं। ज्योतिषी तो टोटके करते हैं, तो टोटके वाला साथ है भाई। ज्योतिष हैं जो उन्हें कहते हैं ना कि टोटके करते हैं, और हम ज्योतिष मठ को ऐसे ही पढ़ रहे हैं भाई। ज्योतिष का रहने का है तो टोटके करेंगे, तो टोटकाचार्य है और आपका शंकराचार्य तो है ही है। अब शंकराचार्य गुफा और टोटकाचार्य गुफा कहाँ है? अब दोनों की दोनों किसकी हैं? जोशीमठ की हैं, क्योंकि इनके नाम से क्या है? ये यहाँ दो गुफाएं हैं। ठीक है ना। अब ऐसे भी आ सकते हैं कि देखो दोनों अगर गुरु हैं तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? जोगी होते हैं ना। तो यहाँ एक जोगी झरना भी है। यहाँ कौन है? एक जोगी झरना भी है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखना दोनों क्या है? जोगी हैं। जोगी का मतलब होता है जो मांग के खाते हैं। और जो आपके ज्योतिष होते थे पहले ये तो चलता था ना कि भाई ऐसा करते थे, वो अपना अर्जित नहीं करते थे। तो जोगी झरना किसका है आप लोगों का? जोशीमठ। और जोशीमठ किसका है? चमोली का है। अभी देखो यहाँ एक वहाँ लिखा था ना इससे पहले, तो यहाँ एक जलधर झरना भी है। क्या नाम है? जलधर। एक और है जलधर। और अगर जल धरा रहेगा, अभी देखना आप लोगों ने भर के नलके में से पानी रख दिया तो गर्म हो जाएगा ठंडा हो जाएगा? तो गर्म हो जाएगा ना, लेकिन सर्दी में ठंडा हो जाएगा। अभी तो याद रखो कि गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ ये पूछा जाता है कि जो जलधर झरना है ये किस पानी का झरना है? तो ये गर्म पानी का झरना है। इसमें ये भी याद रखेंगे कि ये कैसा है आप लोगों का? गर्म पानी का झरना है। ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि पेपर गर्मी में ख़त्म हो जाएगा पुलिस का। तो ऐसे यार मतलब पानी रखा हुआ गर्म चल रहा है ना, गर्म हो जा रहा, तो जो जल धरा हुआ है वो क्या हो गया? गर्म हो गया। ठीक है ना। तो गर्म है तो ये गर्म पानी का झरना है। वैसे तो यहाँ एक मणिकर्णिका गुफा भी है, नाम है मणिकर्णिका गुफा। लेकिन मणिकर्णिका को आप ऐसे चमोली से तो याद रखना। वैसे मणिकर्णिका गुफा अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो जोशीमठ है, और चमोली में अगर याद रखनी है तो ऐसे भी याद रख सकते जैसे मणिभद्रपुर था ना। मणिभद्रपुर कौन था? माणा था। ठीक है ना। मणिभद्रपुर कौन था आप लोगों का? माणा था। हाँ, मणिकर्णिका क्या है? ये आप लोगों का कुंड है। ठीक है ना। गुफानी कुंड है, कुंड। मणिकर्णिका क्या है आप लोगों का? कुंड है। हो गया। अभी देखो इससे पहले हम कंवारी पढ़ रहे थे ना। कंवारी क्या था? बुग्या। कंवारी हमने कहा था बद होते हैं, बद हैं तो वेद नहीं है, ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पर एक कंवारी पास है। पास का मतलब क्या होता है? दर्रा।
और कवारी पास या कवारी दर्रा भी लिख सकते हैं, ये भी किसका, आपका जोशीमठ का, ठीक है ना। अभी आप ऐसे आ लो, कवारी पास को करजन मार्ग कहा जाता है, हालांकि करजन मार्ग दूसरा है। तो यहाँ एक सड़क है जिसका नाम क्या है, करजन मार्ग है, यानी करजन के आधार पर, करजन के नाम के आधार पर इसका नाम रखा करजन मार्ग। तो देखो जोशीमठ से ज्योतिष याद रखे, और ज्योतिष होंगे तो मठ में रहेंगे, तो ज्योतिष मठ है ना, काम साधना पूरी होगी तो कौन है, पूर्णागिरी देवी है, ठीक है ना। अभी टोटके करते हैं तो टोटकाचार्य है, ठीक है ना, टोटके करेंगे तो टोटकाचार्य है। भाई क्या करते हैं, अपना देखना जोगी का भेष भरा रहता है तो जोगी भी हैं, तो जोगी झरना है, टोटकाचार्य गुफा है, आदि गुरु शंकराचार्य गुफा है, उसके बाद जलधर झरना है। जलधर, अगर जलधरा रहेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म रहेगा, और जो जोश में रहते हैं वो गर्म ही होते हैं, जो जोश में रहते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि जोशीमठ से पढ़ना ना, वहाँ तो ये पूछा जलधर गर्म झरना किसका है, तो ऑप्शन रहेंगे तो जोशीमठ है, क्योंकि जो जोश में रहेंगे वो गर्म रहेंगे, और गर्म रहेंगे तो धरा हुआ जल हमेशा गर्म होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। उसके बाद मणिकर्णिका क्या है आप लोगों का, यहाँ कुंड है, करजन मार्ग और कंवारी पास, या कंवारी दर्रा भी से हम कह सकते हैं। एक और रहता है कि देखो जो आप लोगों का बद्रीनाथ है, जोशीमठ है, सभी पहले किस पे थे, NH58 पर थे, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर NH7 कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि चमोली का जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसका नाम क्या है आप लोगों का, NH7 है। NH का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे 7 है, जिसे पहले NH58 कहा जाता था। देखो हमने कहा नहीं, अभी क्या है, बद्रीनाथ पर क्या है, NH7 है, क्योंकि बद्रीनाथ पहले 58 पर था। आप लोगों का ये जो राजमार्ग है जो हरिद्वार से ऋषिकेश से ऊपर लास्ट माणा तक जाता है, तो वो उसका नाम क्या है, NH7। तो हम ये कह रहे हैं कि मुख्य मार्ग जो है, क्योंकि अलग अलग क्या है, ज्वाइंट करने के लिए 107 जो कह रहे हैं कि वो क्या है आपका ज्वाइंट करने के लिए, लेकिन मुख्य तौर पर NH7 है। तो NH7 किसका है, चमोली का मुख्य मार्ग है, और NH58 को ही क्या कहा जाता है, NH7। और जब आप लोग पहले अगर पुरानी किताब होंगी उसमें पढ़ेंगे कि NH58 बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश से होकर माणा तक जाता है। अब NH7 को ही 58 कह दिया गया है, तो बद्रीनाथ भी किस पर है, NH7, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं, क्या हो गया, चलो इसके बाद चलते हैं, इसके जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे आता है आप लोगों का ग्वालदम है, ग्वालदम करा दो नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आता है आप लोगों का ग्वालदम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, ग्वालदम है। वैसे तो देखो ये कंडीशन क्या है कि ये आप लोगों की ग्वालदम जो है ये बागेश्वर की सीमा से लगा हुआ है, और बागेश्वर में चूँकि चाय होती है, बागेश्वर में चाय होती है और चमोली में सेब होती है, तो ऐसे आ सकते हैं कि जो ग्वालदम है सेब और चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ग्वालदम किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब और चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और लेकिन प्रॉपर क्षेत्र किसका है, चमोली का है। ये बागेश्वर की और चमोली की सीमा बनाता है ग्वालदम, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा आप लोगों को याद रखना नहीं। हाँ, जोशीमठ में एक और था, जोशीमठ जो चल रहा था ना, वहाँ जोशीमठ में 2 पीतल के फुहारे हैं, जिनका नाम एक का दंड धारा और एक का नरसिंह धारा, ये भी लिख लेना। वहाँ एक दंड धारा है और नरसिंह तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि नरसिंह वहाँ हम पहले चल रहे थे, नरसिंह मंदिर। तो ये 2 धारा भी हैं किसकी, आप लोगों की जोशीमठ की, एक का नाम दंड धारा और दूसरी का क्या है आप लोगों का नरसिंह धारा है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं गोचर की। देखो गोचर क्या है, वैसे तो अभी आप लोगों ने देखा होगा पुलिस भर्ती के लिए जाते, आर्मी की भर्ती के लिए जाते हैं ना गोचर, तो गोचर एक सैन्य नगर है। सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र तो है, जहाँ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वो पर्यटन क्षेत्र तो है, लेकिन सबसे पहले आप ऐसे आ सकते गोचर में भर्ती होती है किसकी, आर्मी की। तो गोचर क्या है, एक सैन्य नगर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आप लोगों की सैन्य छावनी, और सैन्य है तो 7 हैं, तो ये क्षेत्र 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो गोचर है, गोचर एक सैन्य नगर है, और सैन्य नगर है तो 7 है, और 7 है तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नदी अगर पूछता है तो नदी कौन है? मुख्य तौर पर अलकनंदा है। तो नदी कौन है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि जो आपका गोचर है वो किसके तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब ये कंडीशन है नहीं अलग से लिखाने की, ये एक हिल स्टेशन है, क्योंकि जहाँ भी आप लोग जाएंगे रुकेंगे वो स्टेशन होता है। तो हिल है तो पहाड़ी क्षेत्र चल रहा है तो हिल स्टेशन है। हमने कहा था सैन अगर लगता है तो घाटी है, सैन अगर लग रहा है तो घाटी नगर है ना, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये प्रसिद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ एक तो नेहरू के जन्मदिन पर क्या लगता है? मेला लगता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि सबसे पहली बार यहाँ पर जो इसकी पहचान हुई थी, गोचर को पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम बताना, ठीक है ना। अब बर्नेडी कौन थे? कमिश्नर थे। पहचान दिलाने वाले थे या मेला लगाने वाले थे? वो मेला लगाने वाले थे। मैंने ये पूछा है कि गोचर को सबसे पहले पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम बताना। अब 1920 का है, सबसे पहले हवाई जहाज से कोई लेडी आ रही थी ना, लेडी विलिंगटन थी। लेडी का नाम कौन था? लेडी विलिंगटन थी। तो लेडी विलिंगटन ने सबसे पहली बार यहाँ हवाई जहाज से आई थी, मतलब ये कह सकते हैं उन्होंने अपना वायुयान यहाँ उतारा था, जिसके कारण इसकी सबसे पहली पहचान हुई थी। तो आप ऐसे 1920 का है, 1920 में आई थी, क्योंकि 1938 में कौन आएंगे? नेहरू जी आएंगे। 1938 में कौन आएंगे? यहाँ नेहरू जी आएंगे। ऐसे भी आ सकते हैं कि 1938 में कौन आएंगे? नेहरू आएंगे। और जैसे नेहरू आए तो नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 1943, 14 नवंबर 1943, सॉरी 43 से मेला लगता है। तो यहाँ 14 नवंबर 1943 से, देखो कहने का मतलब है यहाँ नेहरू आए थे आपके 1938 में, तो 14 नवंबर को यहाँ एक मेला लगता है, ठीक है ना। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1943 से शुरू हो रखा है। और किसने किया था? बनार्डी ने। अब यहाँ पर कौन थे आपके? बनार्डी थे। और मेला कैसा है आपका? औद्योगिक। बेनार्डी, तो मेला लगाने वाले थे बेनार्डी। आप ऐसे आ रख सकते हैं कि 1938 में कौन आ गए? नेहरू। 1920 में कौन आई? लेडी विलिंगटन। अब लेडी विलिंगटन ने सबसे पहली बार गोचर को पहचान दिलाई। उसके बाद यहाँ पर कौन आए? नेहरू जी आए। अब नेहरू जी के जन्म 14 नवंबर पर यहाँ 1943 पर आपका कौन है? बेनार्डी ने। बेनार्डी का पूरा नाम क्या था? ये कमिश्नर थे, तो इन्हें लिखा था कमिश्नर बेनार्डी द्वारा मेले का शुरुआत की गई थी। और इस मेले को क्या कहते हैं? औद्योगिक मेला कहते हैं। क्योंकि यहाँ से ये पूछेगा कि गोचर का औद्योगिक मेले की शुरुआत कब हुई है, तो 1943 है। गोचर का औद्योगिक मेला किस तिथि को लगता है? तो 14 नवंबर को, ठीक है ना। और 14 नवंबर किसका जन्मदिन है? नेहरू जी का, ठीक है ना। हालांकि देखो इसे स्वच्छ गंगा टाउन क्षेत्र के क्या मिला था? ठीक है ना, एक पुरस्कार मिला हुआ स्वच्छ गंगा टाउन का, लेकिन ये मिला था 2019 में। और 2019 अगर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, किसकी? करंट की दृष्टि से देखते हैं तो फिर ये हो जाता है पुराना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप अगर याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं कि यहाँ 2019 में क्या मिला था? स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार इसे मिला था। किसे? ग्वालदम को। तो ग्वालदम को आप ऐसे रखा, ग्वालदम मतलब सॉरी गोचर चल रहा है अभी, लिखा हुआ ग्वालदम ही चल रहा है अभी, एक गोचर लिखा हुआ था कहीं, गोचर। अच्छा ये तो था ग्वालदम अलग था सेब के लिए, ये गोचर था, ठीक है। तो गोचर जो चल रहा था, तो गोचर में क्या था आपका? स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है 2019 को। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। गोचर में आने वाले सबसे पहले लेडी का मतलब लेडी विलिंगटन थे। और कब आए थे? 1920 में आए थे। नेहरू 38 हैं और 43 से यहाँ पर क्या आप लोगों का मेला लगना शुरू हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम जैसे कि बात कर रहे थे कि ओली है ना, ओली गोरछो क्या था? एक बुग्याल भी था। ओली क्या है? एक रोपवे भी है। तो ओली को अगर हम देखते हैं, इसके बाद आता है आप लोगों का क्या? ओली। नेक्स्ट में क्या आता है आप लोगों का?
ओली। और ओली क्या है? रोपवे कहते हैं। रोपवे का मतलब है कि ये क्या है? एक हिम क्रीड़ा क्षेत्र है। हिम क्रीड़ा का मतलब होता है जिस पे बर्फ़ के खेल होते हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है। खैर, अब इसके बाद चलते हैं। देखो ओली जो है यहाँ पर 3 पर्वतों की श्रेणी है। आप ऐसे आ रखे हैं कि जैसे हम बात किसी कर रहे थे सेन्य नगर गोचर की। सेन्य नगर गोचर क्या है? 7 रहता है, तो 7 है, सैनिक 7 रहते हैं ना, तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अभी हम बात किसी कर रहे हैं? ओली की। अब ओली में तो ओले गिरे थे ना। अभी हमने कहा था भाई बारिश होगी, चौमासा बरसेगा तो क्या होंगे? ओले भी गिरेंगे ना। तो ओले गिरेंगे तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पहली कंडीशन आती है कि 3 ओर से क्या है? पर्वतों से घिरा है। लेकिन इन पर्वतों में उनके पर्वतों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि नंदा देवी है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ जहाँ पर पड़ेगा वहीं पर क्या होंगे? खेल किसके होंगे? बर्फ़ वाले, जिन्हें सेफ विंटर भी कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें बर्फ़ वाले खेल कहेंगे। तो हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। पूर्वी है पश्चिमी है? तो पश्चिमी है, क्योंकि नंदा देवी भी 2 हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर सबसे अधिक बर्फ़ पड़ेगा वहाँ पर हिम खेल होंगे। तो ये हिम खेल होते हैं हमारे यहाँ ओली में। तो सबसे पहले जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? नंदा देवी। तो पहला पर्वत कौन है? नंदा देवी है। अब नंदा देवी के साथ में ही कामेट भी लगा हुआ ना, ठीक है ना। अगर नंदा देवी पर्वत पढ़ा तो नंदा देवी के साथ में कौन लगा है? कामेट है। और कामेट के बाद क्या है यहाँ आप लोगों का? माणा हाथी पर्वत है। माणा, हाथी और गोरी पर्वत, 4 हो गए। माणा, हाथी और आपका कौन है? गोरी पर्वत है। 4 पर्वत हैं। देखो आप ऐसे आ रख सकते हैं कि जो ओली है, ओली के जो चारों ओर पर्वत हैं वो कौन कौन है? नंदा देवी हैं, कामेट हैं, उसके बाद माणा हाथी है और उसके बाद क्या है? गोरी पर्वत है। गोरी नाम किसका है? पार्वती का। पार्वती का नाम ही नंदा है, ठीक है ना। पार्वती का नाम ही क्या है आप लोगों का? नंदा है, ठीक है ना। चलो वैसे तो ओली में इसे रज्जू मार्ग भी कहते हैं, ये लिखने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। माणा हमने पहले ही करा दिया है। नेक्स्ट में आता है रूपकुंड। नेक्स्ट कौन है आपका? देखो रूपकुंड क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले आप ये याद रखें कि पानी इतना साफ है कि आप चेहरा देख सकते हैं, ठीक है ना। पानी इतना सुंदर है कि उसमें आप चेहरा भी देख सकते हैं। और इसमें एक रानी थी जिसका नाम था बल्पा, या बल्ब कह दो, बल्पा थे। और जो आपका राजा था नाम क्या था? यश धवल था। देखो वैसे तो यहाँ एक तथ्य चलता है जिससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है। अब नंदा देवी राजजात यात्रा को क्या कहते हैं? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि 12 साल में होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। और हेमकुंड साहिब से होकर जाती है ना। रूपकुंड साहिब से होकर जाती है, हेमकुंड साहिब से। अंतिम पड़ाव कौन है? हेमकुंड साहिब है, रूपकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब है। तो वहाँ क्या है आप लोग का? हेमकुंड साहिब क्या है? अंतिम पड़ाव है। तो आप ऐसे आ रख सकते हैं, देखो याद रखने को, कि जैसे यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर यहाँ भ्रमण के लिए एक यश धवल और रानी कौन है? बल्पा, और इनके क्या थे? साथ में सैनिक थे। लेकिन तूफान आने के कारण, या ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में भूकंप आया होगा या तूफान आया होगा, किसी को इसके सटीक साक्ष्य नहीं पता है, लेकिन ये लोग इस कुंड में गिर जाते हैं। और गिरने के बाद इनके कंकाल आज भी इसी कुंड में हैं, जिसके कारण ये रहस्यमय कुंड कहलाता है, जिसके कारण इसे हम कंकाली कुंड भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो अभी कंकाल दिख रहे हैं तो वो क्या है? उनके कारण हम इसे रहस्यमय कुंड भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? कंकाली कुंड भी कहा जाता है। तो रूपकुंड में इतना याद रखेंगे कि देखो रूपकुंड में किसके आपके अवशेष मिलते हैं? तो यश धवल और रानी कौन है? बल्पा है। और इनके क्या मिलते हैं? अभी भी कंकाल मिलते हैं, और कंकाल के कारण रूपकुंड को क्या कहा जाता है? रहस्यमय कुंड कहा जाता है, और रहस्यमय है या कंकाली कुंड भी से कहा जाता है।